रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस लाइफ एपिसोड 13 वैदेही द्वारा चलाई गई वीडियो को देखकर वहां खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वीडियो में होटल के हिडन कैमरा की सीसीटीवी फुटेज थी। ये कैमरा होटल में कॉन्फिडेंस वर्क को करने के लिए लगवाया हुआ था। कभी जरूरत पड़ने पर या किसी मुसीबत पर उस कैमरे द्वारा पता लगाया जा सकता था कि वह मुसीबत कैसे आई है। हालांकि होटल अथॉरिटी ने होटल में वो कैमरा होटल की सुरक्षा को देखकर लगाया था, जिसमें 4 हिडन कैमरा जो मेन एंट्रेंस, एक रिसेप्शन और 2 कैमरा पीछे बैक गेट पर लगे हुए थे। इस कैमरे में होटल में आने जाने वाले सभी लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। इस कैमरे के बारे में और बाकी लोगों को नहीं पता था, क्योंकि होटल अथॉरिटी ने इस न्यूज़ को कभी लीक ही नहीं किया कि उनकी होटल में हिडन कैमरा नामक जैसी चीजें भी लगाई हुई है। कैमरे में कुछ आदमी शुभम को होटल के अंदर बेहोशी की हालत में पकड़ते हुए ला रहे थे, जिसे देखकर वहां सभी रिपोर्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्टर्स के बीच आपस में खुशूर बूसुर होने लगी कि तभी एक रिपोर्ट, जो कि रश्मि का ही आदमी था, रश्मि का इशारा पाते ही वैदेही पर आरोप लगाने लगा। वो रिपोर्टर बोला, यह वीडियो फेक है, क्योंकि जहां तक हमें पता चला है होटल में कोई भी कैमरा इंस्टॉल नहीं है। यह वीडियो पूरी तरीके से फेक है। इस वीडियो में मिस रश्मि कहीं भी नहीं देख रही है और हो सकता है कि मिस्टर शुभम का ये कोई प्लान हो और अब वो अपने किए हुए काम से बचने के लिए यह वीडियो हम सभी को दिखा रहे हैं। रिपोर्टर की इस बात से वैदेही अभी भी शांत थी। उसे शांत देख रश्मि को डर लग रहा था। वैदेही ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रिपोर्टर को जवाब दिया। वैदेही बोली, सही कह रहे हैं आप, वैसे सो सॉरी बट मुझे आपका नाम नहीं पता, प्लीज अपना नाम बताइए। रिपोर्टर बोला, मेरा नाम चेतन अवस्थी है। वैदेही बोली, तो मिस्टर चेतन अवस्थी, आपने बिल्कुल सही बोला कि यह बात किसी को नहीं पता कि होटल में कैमरा लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। चेतन बोला, यस मैम। वैदेही बोली, आप सभी लोग बस 10 सेकंड वेट करिए, क्योंकि सबूत खुद चल के आ रहा है। इतना कहकर वैदेही ने बाहर इंटेंस की तरफ इशारा किया तो एक बड़ी सी गाड़ी में 4 लोग सूट बूट में गाड़ी से बाहर निकले। उन्हें देखकर वहां सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि यह लोग कौन है। वो चारों लोग धीरे धीरे वैदेही की ओर बढ़े और वहां खड़े होकर वैदेही से बोले, हेलो मैम, माई सेल्फ सुनील चंचलानी और यह मेरे बेटे और दामाद है। आपने इतने अर्जेंट मैटर पर हमें बुलाया और काबिल समझा कि हम आपकी सहायता कर सके। वैदेही बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी आपसे बात ना होती तो मुझे भी सच्चाई का पता नहीं चलता। इतना कहकर वैदेही रिपोर्टर की तरफ मुड़ी और बोली, सो एवरीवन, यह है मिस्टर सुनील चंचलानी, उस होटल के मालिक जिस होटल में ये कांड हुआ। अब आपको ये खुद सारी सच्चाई बता देंगे कि यह वीडियो असली है या नकली। रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे देखकर आसानी से कोई भी बता सकता था कि उसकी चोरी बहुत जल्द पकड़ने वाली है कि तभी मिस्टर चंचलानी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने मिस्टर चंचलानी की तरह देखा। मिस्टर चंचलानी सभी रिपोर्टर से बोले, हेलो एवरीवन, मिसेज वैदेही शुभम मेहता द्वारा दिखाई गई फोटो एकदम असली है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। हमने ये हिडन कैमरा बहुत ही प्राइवेसी के लिए लगवाए थे, क्योंकि हमारा होटल बिजनेस मीटिंग के लिए फर्स्ट चॉइस होता है। इस वजह से हमें किसी भी मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए ये हिडन कैमरा प्राइवेसी के तौर पर लगाए हुए थे। इन हिडन कैमरा से किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी भंग नहीं होती है। ये हिडन कैमरा होने वाली आपत्तिजनक घटनाओं और आपातकालीन घटनाओं से बचने के लिए लगवाए गए थे। अगर आप हमारे होटल की रूल बुक को चेक करेंगे तो उस बुक में यह मेंशन है। लेकिन आप लोग कुछ और सवाल बनाए, उससे पहले आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूं कि हमारे होटल में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाती है। हमारे होटल में हर प्रकार की प्राइवेसी और हर आने जाने वाले कस्टमर की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करा जाता है और उनके किसी भी प्राइवेट डाटा को क्लिक नहीं करा जाता है। अगर गलती से भी यह डाटा लीक हो तो कस्टमर लीगल एक्शन लेने के लिए फ्री है। लेकिन यहाँ मामला बहुत ही सीरियस था। इस वजह से मिसेज मेहता के पास लीगल नोटिस था कि हम उनको यह वीडियो प्रूफ के तौर पर दे, इसलिए हमने उन्हें यह वीडियो दे दी। इतना बोलते ही मिस्टर चंचलानी चुप हो गए। वहीं रिपोर्टर्स के बीच ये सारी सच्चाई सुनकर बातें शुरू हो गई। वहीं रश्मि तो अब किसी को मुंह दिखाने लायक बची ही नहीं। रश्मि का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी वैदेही चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मिस्टर चंचलानी के चुप होते ही वैदेही बोली, तो आप सभी लोगों का आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। इस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि मिस्टर शुभम को कुछ लोग बेहोशी की हालत में होटल में लेकर जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज होटल के बैकयार्ड डोर का है और वही मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाऊंगी, जिसे देखकर आप साफ साफ कह सकेंगे कि यहाँ किसने किसको फंसाया है। इतना बोलकर वैदेही ने दूसरी वीडियो प्ले कर दी।
जिसमें एक लड़की आंखों पर काला चश्मा लगाए हाथों पर ब्रांडेड पर्स लिए होटल में एंटर कर रही है। गौर से देखे तो वह लड़की और कोई नहीं रश्मि ही थी। अपने आप को फंसता देख रश्मि के हाथ पांव फूल गए। सभी लोग रश्मि और शुभम की सच्चाई से वाकिफ हो चुके थे। शुभम की बेगुनाही वैदेही ने साबित कर ही दी। वैदेही रिपोर्टर की तरफ देखकर फिर बोली, मैं मानती हूं आप सभी जनता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। आप वह आवाज है जो कहीं पर भी और किसी के साथ हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन आगे से बिना पूरा सच जाने किसी के भी कैरेक्टर पर उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं दिया गया है। आशा करती हूं कि आप आगे से अपनी यह गलती सुधारेंगे। इतना कहकर वैदेही चुप हो गई। वही रिपोर्टर्स का निशाना अब रश्मि थी। उनमें से एक फीमेल रिपोर्टर ने रश्मि की तरह पॉइंट करते हुए कहा, मिस रश्मि, हमें शर्म आती है कि आप एक लड़की होकर इतना झूठा इल्जाम किसी बेगुनाह के सर पर लगा रही थी, और हमें शर्म इस बात की है कि हमने बिना सोचे समझे आपके झूठ को सच समझा और आपका साथ देने के लिए पहुंच गए। क्या आपको अंदाजा भी है जिन लड़कियों के साथ ये कुकर्म होता है उन पर क्या बीतती है? आपने मीडिया का गलत उपयोग करा है। आपने एक रेपुटेड डॉक्टर की छवि को खराब करने की कोशिश की है, जिसके लिए आपको माफी मिलना शायद ही पॉसिबल हो। तभी वैदेही ने कमिश्नर की तरफ देखते हुए उनसे कहा। वैदेही बोली, सर, अब आप एफआईआर लिख सकते हैं मिस रश्मि के खिलाफ। उन्होंने डॉक्टर शुभम पर झूठे आरोप लगाकर उनकी रेपुटेशन और एक अच्छी इमेज को खराब करने का प्रयास किया है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। वही रश्मि के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक उसका पूरा खेल उल्टा कैसे पड़ गया। रश्मि चीखते हुए बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम नहीं जीत सकती वैदेही मुझसे। शुभम से मेरा है, शुभम सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तभी एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने उसको पकड़कर अंदर ले जाने का प्रयास किया तो उसने गुस्से में उस लेडी कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल को थप्पड़ पड़ते ही वहां सभी लोग चौंक गए। तभी सीनियर इंस्पेक्टर बोले, मिल रश्मि, आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। आप जानती हैं एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाना कितना बड़ा क्राइम है। शायद अब आपको पता नहीं कि आपको उसकी क्या सजा मिलेगी। इतना कहकर उन्होंने बाकी दो लेडी कांस्टेबल की तरफ देखा और उसे अंदर ले जाने के लिए कह दिया। वही कमिश्नर रिपोर्टर के सामने आए और उनसे बोले, हेलो एवरीवन, आप सबके यहाँ आए। आशा है कि आप सभी को सच्चाई का पता चल गया होगा। देखिए, जरूरी नहीं कि हर समय लड़की ही सही हो। कभी कभी लड़कियां अपने फायदे के लिए अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती है, जिसका नमूना आज हम देख चुके हैं। आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि बिना सोचे समझे और बिना पूरी सच्चाई को जाने बिना किसी भी एक्शन को करने से बचें। धन्यवाद। इतना कहकर उन्होंने सभी रिपोर्टर्स को वहां से जाने के लिए कह दिया। अंदर रश्मि जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी वैदेही रश्मि के पास आई और बोली, बोला था ना रश्मि मैंने तुम्हें कि शुभम से दूर रहना, पर नहीं, तुम मानी नहीं। शुभम पति है मेरे, अगर उन्हें खरोच भी आएगी ना तो मैं दुनिया में आग लगा दूंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर झूठा आरोप लगाने की? अब यही जेल में सर। इतना कहकर वैदेही अपने फैमिली के साथ वहां से चली गई। वही घर पर पहुंचते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी ने टीवी पर हर चीज लाइव देखा था। घरवाले खुश थे कि शुभम घर आ चुका है। अब मिसेज मेहता जल्द से जल्द शुभम और वैदेही की शादी कराना चाहती थी। शादी में इतने अड़चन आने के बाद वह जरा भी देर नहीं करना चाहती थी। इसके लिए लगभग एक हफ्ते बाद शुभम और वैदेही की शादी के सभी प्रोग्राम फिक्स कर दिए गए। एक हफ्ते बाद दोनों पूर्ण रूप से शादी के बंधन में बनने वाले थे। पूरी दुनिया के सामने जैसे आज वैदेही ने शुभम का स्टैंड लिया, इस बात से शुभम बहुत खुश था। शुभम वैदेही से कुछ बात करना चाहता था, जिसके लिए शुभम रात का इंतजार कर रहा था कि कब रात हो और वैदेही रूम में आए और कब शुभम उससे अपने दिल की बात करे। सभी घर वाले बहुत खुश थे। घर में खुशनुमा माहौल बना हुआ था। सभी घर वाले शादी की तैयारियों में रमे हुए थे। शादी के लिए राजस्थान में लोकेशन फिक्स की गई थी, जिसके लिए सभी घर वालों ने तैयारी कर ली थी। रियांश और अक्षय ने राजस्थान में सभी तैयारियां देख ली थी। अक्षय घरवालों के जाने से 3 दिन पहले ही ने रुद्रांश के साथ राजस्थान के लिए निकल गए थे। रुद्रांश और अक्षय ने शादी की सारी तैयारियां राजस्थान में देखनी थी। शादी की सारी जिम्मेदारी रुद्रांश और अक्षांश ने अपने कंधों पर ली थी। वहीं मुंबई में घर पर इस समय अस्मिता, रुद्रागी, कनक, रिमझिम, वैदेही, रियांश और बच्चे थे। घर के ये सभी लोग राजस्थान के लिए मुंबई से 3 दिन बाद जाने वाले थे। कनक रिमझिम के साथ वैदेही की ज्वेलरी फाइनल कर रही थी। सारी ज्वेलरी रिमझिम ने खुद डिजाइन की थी। 3 दिन बाद सभी लोग राजस्थान पहुंच चुके थे। राजस्थान में शादी की आधी से ज्यादा तैयारियां फाइनल हो चुकी थी।
वही मेहता फैमिली भी राजस्थान पहुंच चुकी थी। शुभम वैदेही एक दूसरे को 3 दिन बाद मिल रहे थे, क्योंकि जब से शुभम पुलिस स्टेशन से घर वापस आया था उसी दिन पंडित जी के अनुसार शादी तक दोनों अलग अलग रहेंगे। यह फैसला घर के बड़ों ने उन दोनों को सुना दिया था। शुभम ने तो दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला माना, लेकिन शुभम का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह यह फैसला माने। वह बस वैदेही से एक बार बात करना चाहता था, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। उसे यह मौका भी सही लगा। उसने सोचा कि शायद राजस्थान में उसे वैदेही से बात करने का मौका मिल जाए। रात का खाना खाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। रुद्रागी खिड़की के बाहर एक टिकटिकी लगाए कुछ सोच रही थी कि रुद्रांश उसके पीछे आया और रुद्रागी को हक करते हुए बोला, रुद्रांश क्या सोच रही हो मेरी जान? रुद्रागी बोली, पूछ रही हूँ क्या कुछ नहीं हो क्या? मैं इतने दिन हो गए और फाइनली अब सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं भी घर आ गई। माँ पापा के चेहरे पर एक अलग ही हंसी है। अक्षय चाचू और कनक चाची के चेहरे पर एक अलग ही नूर आ गया है। छोटे शिशुको के मम्मी पापा दोनों आ गए। आप दोनों की अच्छी फ्रेंड वेडिंग और कैसे लगाई जाती थी सब कुछ हो रहा है ना रुद्रांश? क्या अब सब कुछ ठीक होगा? रुद्रांश बोला, हाँ जान अब सब ठीक होगा। इतना सुनते ही रुद्रागी ने रुद्रांश को गले लगा लिया और बोली, आई लव यू रुद्रांश। रुद्रागी के ऐसे बोलने से रुद्रांश मुस्कुरा उठा। रुद्रांश बोला, वैसे तुम एक चीज भूल रही हो। रुद्रागी बोली, क्या? इतना सुनते हैं रुद्रांश ने रुद्रागी की कमर को कस के अपनी तरफ खींचा और बोला, मुझे किस करना? बेबी मुझे किस करो ना। और आज तो हिर भी मम्मी पापा के साथ सोई हुई है तो हम कंटिन्यू करें। इतना कहकर रुद्रांश ने रुद्रागी को उसकी कमर से खींचकर अपनी तरफ करा और अपने होठों को रुद्रागी के गर्दन पर सटा दिया। अचानक रुद्रांश के किस से रुद्रागी शर्मा गई। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रांश उसके यूं शर्माने से मुस्कुरा उठा और धीरे धीरे रुद्रांश रुद्रागी को किस करने लगा। वही जेल में रश्मि कुछ तो प्लान बना रही थी, शायद कुछ बहुत बड़ा, जिससे वैदेही शुभम के साथ साथ दोनों परिवारों में हलचल हो जाएगी। रश्मि उस प्लान को सोचते सोचते जेल में खूब जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देख वहां सभी जितने भी कैदी थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रश्मि को अचानक क्या हुआ। रश्मि अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूं। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आई हेट यू शुभम, आई हेट यू। मैं तुम दोनों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इतना कहकर उसने पास में रखे मटकी को फोड़ दिया। वही शुभम लगातार कोशिश कर रहा था कि वो वैदेही से मिले। वहीं बैठे ही नहीं शुभम से बात करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों को मौका ही नहीं मिल रहा था। वैदेही को रिमझिम और कनक ने उलझाया हुआ था। वही शुभम बस वेट करता रह रहा था कि कब वैदेही से मिले और कब उसे अपने दिल की बात बताएं। फाइनली उन दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिला। सबके सो जाने के बाद शुभम ने वैदेही को फोन किया। वैदेही नहीं जब फोन चेक किया तो उसमें शुभम का बोलते ही नहीं कॉल रिसीव किया, तो दूसरी तरफ से शुभम बोला, जल्दी से छत पर आओ मुझे बात करनी है। इतना कहकर शुभम ने बिना वैदेही को कोई मौका दिए फोन कट कर दिया। मेहंदी शुभ को अपने साथ सुला रही थी, सो चुका था। वैदेही ने धीरे से उसे ब्लैंकेट से शुभ को उड़ाया और दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर सीधे छत पर चली गई, जहां शुभम उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वैदेही छत में आए तो उसने देखा शुभम सामने झूले पर बैठा उसी का वेट कर रहा है। अपने सामने वैदेही को देख शुभम वैदेही के पास गया और उसे से बोला, शुभम आ गई तुम, चलो ना बैठकर बात करते हैं। वैदेही ने हाँ में सर हिलाया और दोनों झूले में बैठ गए। इस समय उन दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करें और कौन शुरू करेगा। शुभम ने हिम्मत बटोरकर बात शुरू करने का फैसला किया। शुभम बोला, कैसी हो? वैदेही बोली, ठीक हूं, और तुम? शुभम बोला, मैं भी ठीक हूं। शुभम फिर बोला, थैंक यू। वैदेही बोली, किस लिए? शुभम बोला, तुमने मेरा सपोर्ट करा, मुझ पर भरोसा रखा। वैदेही बोली, तुम पर तो भरोसा करना ही था, मुझे पता था कि तुम सच्चे हो। इतना बोलकर वो चुप हो गई। वही शुभम और वैदेही दोनों झूले में बैठे हुए थे कि अचानक वैदेही ने शुभम का हाथ पकड़ा और अपने सर को शुभम के कंधों पर रख दिया और वैदेही बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि रश्मि ऐसी है और यह सारी प्लानिंग रश्मि की ही थी मुझे तुमसे दूर करने की, और मैं इतने सालों तक तुम्हें गलत समझती रही। शुभम बोला, मुझे भी माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारे बारे में ना जाने क्या सोच लिया था। रश्मि ने मुझे भी भटकाने की कोशिश की थी, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो।
वैदेही बोली, शुभम तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। आई लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। शुभम वैदेही के हाथों में अपने हाथों को करके पकड़ते हुए बोला, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आई लव यू। वैदेही बोली, आई लव यू टू शुभम। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। उस चांदनी भरी रात में उन दोनों के बीच सारे गिले शिकवे मिट चुके थे। उनका ये रिश्ता और अटूट हो गया। कल से शादी की रस्में शुरू होनी थी। दोनों बहुत खुश थे कि अब दोनों शादी के बंधन में बनने वाले हैं। वही शुभ भी बहुत खुश था, आखिर अपने मम्मी पापा की शादी जो देखने को मिल रही थी। एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी। ऐसी शादी शायद ही किसी ने देखी हो। सभी लोग बहुत खुश थे। रुद्रांश और रुद्रागी, अस्मिता और अक्षांश के साथ मिलकर शादी की सारी तैयारियां देख रहे थे। रियांश और अक्षत ने सिक्योरिटी का तगड़ा बंदोबस्त किया हुआ था। सभी लोग राजस्थान में पहुंचने की अगली सुबह उठकर राजस्थान का मजा ले रहे थे। वहां की संस्कृति से रूबरू हो रहे थे कि तभी सुबह सुबह रियांश के पास कमिश्नर साहब का फोन आया। रियांश में जब वो फोन कॉल पर कमिश्नर सर से बात की तो रियांश परेशान हो उठा। रिमझिम ने रियांश को यूं परेशान देखा तो रियांश से बोली, रिमझिम क्या हुआ, आप इतने परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? रियांश बोला, हाँ बुरी खबर है, रश्मि जेल से भाग चुकी है। रिमझिम बोली, क्या, पर कब और कैसे? इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो जेल से भाग गई है। रियांश बोला, रिमझिम तुम शांत हो जाओ, इतना पैनिक मत हो, मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। इतना कहकर रियांश रिमझिम को समझाने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट उसे भी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से ये दिन वैदेही और शुभम की जिंदगी में आया था। वह दोनों शादी के बंधन में बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह रश्मि नाम की बला फिर से उनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए आतुर थी। लेकिन इस बार रियांश चुप बैठने वालों में से नहीं था। रियांश रिमझिम को कमरे में बैठाकर उसे शांत करा के सीधे अक्षत के रूम में गया। रूम में पहुंचा। वहां अक्षत और कनक दोनों ही बैठकर तैयारियों के विषय में डिस्कस कर रहे थे। दरवाजे पर रियांश को देख अक्षत बोला, अरे तू, क्या बात है, अचानक सुबह सुबह? लगता है भाभी ने कमरे से निकाल दिया है। बढ़िया करा भाभी ने, तू काम ही ऐसा करता है, जरूर परेशान किया होगा भाभी को। रियांश बोला, तू चुप बैठ, जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलता है। अक्षत बोला, अरे मेरी जान, देखो गुस्सा हो गया। इतना बोलते ही कनक को हंसी आ गई। कनक हंसने लगी और रियांश से बोली, कनक जीजू आइए आप बैठिए, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। अक्षत बोला, जीजू के आते ही पति की कोई इज्जत ही नहीं है यार। रियांश बोला, इज्जत कमाने पड़ती है। अक्षत बोला, तू तो चुप ही रह, भाभी ने कमरे से निकाल दिया, दल बदलू। रियांश को अक्षत बार बार चिढ़ा रहा था। रियांश गुस्से में अक्षत की तरफ देखकर बोला, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। मैं तो कुछ जरूरी बात करने आया था, पर नहीं, तुझे तो मजाक सूझ रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल वो जाने लगा तो अक्षत उसे मनाते हुए बोला, अक्षत अरे मैं मजाक कर रहा था, अच्छा बता क्या बात है। रियांश बोला, रश्मि जेल से भाग गई है, अभी कमिश्नर सर का फोन आया था। अक्षत बोला, अब क्या होगा? रियांश बोला, कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी टाइट है, ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम्हें बताना जरूरी था इसलिए बताया है, बच्चों को इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। अक्षत बोला, ठीक है। रियांश बोला, चलो शादी की तैयारियां करते हैं। 10 बजे हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। यह सबसे पहले होने वाली रस्म थी। इस रस्म में कच्ची हल्दी को पीसकर दूल्हा और दुल्हन को लगाया जाता है। वैदेही और शुभम की हल्दी की रस्म बहुत ही उत्साह से हो रही थी। सब लोग खुश हैं। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्म का कार्यक्रम पूरा हुआ और सभी लोग नहाने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए कि तभी रुद्रांश रुद्रागी को पकड़कर दूसरी तरफ ले गया। रुद्रागी बोली, रुद्रांश क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, देखो कितना सारा काम है, हटो अभी। रुद्रांश बोला, ऐसे कैसे जाने जान, इधर आओ। इतना कहकर रुद्रांश ने रुद्रागी को हल्दी लगा दी। यूं हल्दी लगते ही रुद्रागी शर्मा गई। उसे यूं शर्माता देख रुद्रांश का होठों पर मुस्कान छा गई। वो दोनों आपस में रोमांटिक हो ही रहे थे कि तभी किसी की आवाज, और जब दरवाजा खोल कर देखा तो वहां अस्मिता थी, जो रुद्रागी को बुलाने के लिए आई हुई थी। थोड़ी देर बाद हल्दी का सारा प्रोग्राम निपट गया। सब चेंज करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। अस्मिता के रूम में अंकशाश के लिए ये रोमांस करने का अच्छा मौका था। वो चुपचाप अपने रूम में आया तो उसने देखा कि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही है। उससे अपना दरवाजा लॉक किया और सीधी डुप्लीकेट की से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया।
अस्मिता अचानक डोर खोलने से सकते में आ गई और पास में पड़े टॉवल को जल्दबाजी में अपने शरीर पर लपेटते हुए बोली। अस्मिता, कौन है यहाँ? मैंने पूछा, कौन है? अंकशाश बोला, मेरे अलावा किसकी हिम्मत है जान जो तुम्हें इस हालत में देखें? अस्मिता को अभी गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में बोली, अस्मिता, तुम्हें सच में शर्म नहीं है ना? मुझे लगा पता नहीं कौन आया हुआ है, ऐसा कोई करता है भला? अंकशाश अस्मिता के करीब आकर उसकी कमर को अपने पास खींचते हुए बोला। अक्षांश, चिंता मत करो, मेरे अलावा किसी को ये हक नहीं। इतना कहकर उसने अस्मिता के नेक पर एक बाइट करा जिससे अस्मिता के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो दोनों एक दूसरे में खोए जा रहे थे, तभी अस्मिता को होश आया तो वह बोली, अस्मिता, अंकशाश ये हमारी शादी नहीं है, चलो छोड़ो मुझे। अंकशाश ने उसकी कमर को और ज्यादा कसके खुद से सटाकर उसके कानों को अपने होठ से छूते हुए बोला, अक्षांश, आई नो बेबी हमारी शादी नहीं है, पर तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही हो कि मेरा कंट्रोल ही नहीं है। आई लव यू जान। ये बोलकर अंकशाश अस्मिता के माथे पर एक किस करा। अस्मिता बोली, आई लव यू हबी। अंकशाश बोला, आई लव यू टू जान। अस्मिता फिर बोली, अंकशाश अब छोड़िए मुझे, नहाना है नीचे, बहुत काम है। अंकशाश बोला, तो मैंने कब मना किया, चलो नहाते हैं। अस्मिता कुछ बोलती अंकशाश ने उसे पहले ही गोद में उठा लिया और शावर ऑन कर दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में भीग रहे थे और अंकशाश जी भर के अस्मिता को प्यार कर रहा था। शाम के समय संगीत का फंक्शन था। संगीत में सभी लोग जहां संगीत सेरेमनी होने वाली थी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो होस्ट सभी का वेलकम करते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन, मैं हूं रौनक और आज की शाम में मैं सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले स्वागत है उन जोड़े का इस संगीत फंक्शन में और मैं सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाना चाहूंगा आज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को, वैदेही और शुभम की जोड़ी को। सबसे पहले वैदेही और शुभम ने अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आए। उनका डांस सॉन्ग था धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो हो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दें, एक ख्वाब लें, एक ख्वाब तो आंखों में है। एक चांद के तकिए तले कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। बोलना हल्के। उम्रें लगी कहते हुए दो लफ्ज थे, एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी, कैसा लगे जो चुपचाप दोनों हो पल पल में पूरी सदियां बिताएं। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। ओ घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो हो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। उनका डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ तो होस्ट रौनक जोरदार आवाज में माइक पर बोले, रौनक, वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस। मुझे तो लगता है इन दोनों की जोड़ी को सचमुच ही भगवान ने बनाया है। तो जोरदार स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो कि है मिस्टर अक्षांश और अस्मिता की। अंकशाश और अस्मिता का डांस सॉन्ग, आबरा का डाबरा मोरा सांवरा है बावरा। धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा, बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए। कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए, काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयानना। मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा। मचा दे हंगामा, लड़ाए जो नजरिया, जुलम हुई गवाहा, तेरे हैं दीवाने। तू माने या ना माने, अरे सुन रे गुजरिया, बलम हुई गवाह। करो जीना हल्ला, है देखे मुहल्ला, मिले क्या तमाशा दिखा के। थमा दो जी बल्ला, ना समझो निठला, मुझे प्यारी भाषा सिखा के। काहे मारे रेताना, क्यों बनता है सयानना, मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा, आबरा का डाबरा। रौनक, वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस। तालियां बजती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो की है मिसेज रुद्रागी और रुद्रांश की। रुद्रांश और रुद्रागी का डांस सॉन्ग, हुआ चारों ओर शहनाई शोर। तू मेरी ओरे चल निकला, चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर। कर मेरी भोर अब मुख दिखला,
रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। रौनके तुम ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा। तेरा है चार छुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा हो। ओ कौन तेरे बिन मेरा। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओरे चल निकला। चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर, कर मेरी भोर अब मुख दिखला। तन थिरके थिरके मन बहके बहके, तेरा कहके खुद को मेरे दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर बस मुझको -2। आना बातें प्यार की लाना आना थोड़ा, प्यार जताना रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा हो। ओ कौन तेरे बिन मेरा। रंग बिखरा बिखरा सब निखरा निखरा, जाए जिधर जिधर ये नैना मुझे खुद पे नाज हुआ पगला आज। रहा अपने हे बस हूं मैं ना, -2 आना मुझे बस कर लेना। आना जा हंस कर लेना रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। रौनके तुम ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा। तेरा है चार छुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा हो। ओ कौन तेरे बिन मेरा। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओरे चल निकला। चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर, कर मेरी भोर अब मुख दिखला। रौनक वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस। तालियां बजती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो कि है दोनों माओ का, मतलब मिसेज रावत और मिसेज ओबराय का डांस। मेरी बन्नों की आएगी बारात, के अरोल बजाओ जी मेरी लाडो की आएगी बारात। के अरोल बजाओ जी आज नाचूंगी मैं सारी रात, के अरोल बजाओ जी मेरी बन्नों की आएगी बारात। के अरोल बजाओ जी मेरी लाडो की आएगी बारात। के अरोल बजाओ जी सजना के घर तू जाएगी याद हमें तेरी आएगी। सजना के घर तू जाएगी याद हमें तेरी आएगी, जाके पिया के देश में ना हमको भुलाने आंख बाबुल तेरी क्यों बार आई बेटियां तो होती है पराई। आंख बाबुल तेरी क्यों बार आई बेटियां तो होती है पराई। अब रहेगी यह सैया जी के साथ। के अरोल बजाओ जी मेरी बन्नों की आएगी बारात। के अरोल बजाओ जी मेरी लाडो की आएगी बारात। के अरोल बजाओ जी। रौनक वाओ अमेजिंग परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हल्दी और संगीत की रस्मों के बाद अब घड़ी थी शादी की। वहीं दूसरी तरफ रश्मि ने कुछ सोचा था। उसने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर शुभ, हीर और आशी को किडनैप करने की प्लानिंग कर ली थी। उसे पता था रियांश और उसके परिवार से वो नहीं जीत सकती, इसलिए उसने बच्चों को मोहरा बनाकर वार करने की सोची। रश्मि अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूं। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आई हेट यू शुभम, आई हेट यू। मैं तुम दोनों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इतना कहकर उसने पास में रखे मटकी को फोड़ दिया। वही शुभम बस वेट करता रह रहा था कि कब वैदेही से मिले और कब उसे अपने दिल की बात बताएं। फाइनली उन दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिला। सबके सो जाने के बाद शुभम ने वैदेही को फोन किया। वैदेही नहीं, जब फोन चेक किया तो उसमें शुभम का बोलते ही नहीं कॉल रिसीव किया, तो दूसरी तरफ से शुभम बोला, जल्दी से छत पर आओ मुझे बात करनी है। इतना कहकर शुभम ने बिना वैदेही को कोई मौका दिए फोन कट कर दिया। मेहंदी शुभ को अपने साथ सुला रही थी, सो चुका था। वैदेही ने धीरे से उसे ब्लैंकेट से शुभ को उड़ाया और दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर सीधे छत पर चली गई, जहां शुभम उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वैदेही छत में आए तो उसने देखा शुभम सामने झूले पर बैठा उसी का वेट कर रहा है। अपने सामने वैदेही को देख शुभम वैदेही के पास गया और उसे से बोला, शुभम आ गई तुम, चलो ना बैठकर बात करते हैं। वैदेही ने हाँ में सर हिलाया और दोनों झूले में बैठ गए। इस समय उन दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करें और कौन शुरू करेगा। शुभम ने हिम्मत बटोरकर बात शुरू करने का फैसला किया। शुभम बोला, कैसी हो। वैदेही बोली, ठीक हूं, और तुम। शुभम बोला, मैं भी ठीक हूं। शुभम फिर बोला, थैंक यू। एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी, ऐसी शादी शायद ही किसी ने देखी हो। सभी लोग बहुत खुश थे। रुद्रांश और रुद्रागी, अस्मिता और अक्षांश के साथ मिलकर शादी की सारी तैयारियां देख रहे थे। रियांश और अक्षत ने सिक्योरिटी का तगड़ा बंदोबस्त किया हुआ था। सभी लोग राजस्थान में पहुंचने की अगली सुबह उठकर राजस्थान का मजा ले रहे थे। वहां की संस्कृति से रूबरू हो रहे थे कि तभी सुबह सुबह रियांश के पास कमिश्नर साहब का फोन आया। रियांश में जब वो फोन कॉल पर कमिश्नर सर से बात की तो रियांश परेशान हो उठा। रिमझिम ने रियांश को यूं परेशान देखा तो रियांश से बोली, रिमझिम क्या हुआ, आप इतने परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या। रियांश बोला, हाँ बुरी खबर है, रश्मि जेल से भाग चुकी है। रिमझिम बोली, क्या, पर कब और कैसे। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो जेल से भाग गई है।
रियांश बोला, रिमझिम तुम शांत हो जाओ, इतना पैनिक मत हो, मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। इतना कहकर रियांश रिमझिम को समझाने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट उसे भी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से ये दिन वैदेही और शुभम की जिंदगी में आया था। वो दोनों शादी के बंधन में बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह रश्मि नाम की बला फिर से उनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए आतुर थी। लेकिन इस बार रियांश चुप बैठने वालों में से नहीं था। रियांश रिमझिम को कमरे में बैठाकर उसे शांत करा के सीधे अक्षत के रूम में गया। रूम में पहुंचा, वहां अक्षत और कनक दोनों ही बैठकर तैयारियों के विषय में डिस्कस कर रहे थे। दरवाजे पर रियांश को देख अक्षत बोला, अरे तू, क्या बात है अचानक सुबह सुबह? लगता है भाभी ने कमरे से निकाल दिया है। बढ़िया करा भाभी ने, तू काम ही ऐसा करता है, जरूर परेशान किया होगा भाभी को। रियांश बोला, तू चुप बैठ, जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलता है। अक्षत बोला, अरे मेरी जान, देखो गुस्सा हो गया। इतना बोलते ही कनक को हंसी आ गई। कनक हंसने लगी और रियांश से बोली, कनक जीजू आइए आप बैठिए, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। अक्षत बोला, जीजू के आते ही पति की कोई इज्जत ही नहीं है यार। रियांश बोला, इज्जत कमाने पड़ती है। अक्षत बोला, तू तो चुप ही रह, भाभी ने कमरे से निकाल दिया, दल बदलू। रियांश को अक्षत बार बार चिढ़ा रहा था। रियांश गुस्से में अक्षत की तरफ देखकर बोला, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। मैं तो कुछ जरूरी बात करने आया था, पर नहीं, तुझे तो मजाक सूझ रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल वो जाने लगा तो अक्षत उसे मनाते हुए बोला, अक्षत, अरे मैं मजाक कर रहा था, अच्छा बता क्या बात है। रियांश बोला, रश्मि जेल से भाग गई है, अभी कमिश्नर सर का फोन आया था। अक्षत बोला, अब क्या होगा? रियांश बोला, कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी टाइट है, ज्यादा टेंशन मत लेना। तुम्हें बताना जरूरी था इसलिए बताया है, बच्चों को इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। अक्षत बोला, ठीक है। रियांश बोला, चलो शादी की तैयारियां करते हैं। 10 बजे हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। यह सबसे पहले होने वाली रस्म थी। इस रस्म में कच्ची हल्दी को पीसकर दूल्हा और दुल्हन को लगाया जाता है। वैदेही और शुभम की हल्दी की रस्म बहुत ही उत्साह से हो रही थी। सब लोग खुश हैं। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्म का कार्यक्रम पूरा हुआ और सभी लोग नहाने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए कि तभी रुद्रांश रुद्रागी को पकड़कर दूसरी तरफ ले गया। रुद्रागी बोली, रुद्रांश क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, देखो कितना सारा काम है, हटो अभी। रुद्रांश बोला, ऐसे कैसे जाने जान, इधर आओ। इतना कहकर रुद्रांश ने रुद्रागी को हल्दी लगा दी। यूं हल्दी लगते ही रुद्रागी शर्मा गई। उसे यूं शर्माता देख रुद्रांश का होठों पर मुस्कान छा गई। वो दोनों आपस में रोमांटिक हो ही रहे थे कि तभी किसी की आवाज, और जब दरवाजा खोल कर देखा तो वहां अस्मिता थी, जो रुद्रागी को बुलाने के लिए आई हुई थी। थोड़ी देर बाद हल्दी का सारा प्रोग्राम निपट गया। सब चेंज करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। अस्मिता के रूम में अंकशाश के लिए ये रोमांस करने का अच्छा मौका था। वो चुपचाप अपने रूम में आया तो उसने देखा कि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही है। उससे अपना दरवाजा लॉक किया और सीधी डुप्लीकेट की से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अस्मिता अचानक डोर खोलने से सकते में आ गई और पास में पड़े टॉवल को जल्दबाजी में अपने शरीर पर लपेटते हुए बोली, अस्मिता, कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है? अंकशाश बोला, मेरे अलावा किसकी हिम्मत है जान जो तुम्हें इस हालत में देखें। अस्मिता को अभी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोली, अस्मिता, तुम्हें सच में शर्म नहीं है ना? मुझे लगा पता नहीं कौन आया हुआ है, ऐसा कोई करता है भला? अंकशाश अस्मिता के करीब आकर उसकी कमर को अपने पास खींचते हुए बोला, अक्षांश, चिंता मत करो, मेरे अलावा किसी को ये हक नहीं। इतना कहकर उसने अस्मिता के नेक पर एक बाइट करा जिससे अस्मिता के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो दोनों एक दूसरे में खोए जा रहे थे। तभी अस्मिता को होश आया तो वो बोली, अस्मिता, अंकशाश, ये हमारी शादी नहीं है, चलो छोड़ो मुझे। अंकशाश ने उसकी कमर को और ज्यादा कसके खुद से सटाकर उसके कानों को अपने होठ से छूते हुए बोला, अक्षांश, आई नो बेबी, हमारी शादी नहीं है, पर तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही हो कि मेरा कंट्रोल ही नहीं है। आई लव यू जान। ये बोलकर अंकशाश अस्मिता के माथे पर एक किस करा। अस्मिता बोली, आई लव यू हबी। अंकशाश बोला, आई लव यू टू जान। अस्मिता फिर बोली, अंकशाश अब छोड़िए मुझे, नहाना है, नीचे बहुत काम है। अंकशाश बोला, तो मैंने कब मना किया, चलो नहाते हैं। अस्मिता कुछ बोलती अंकशाश ने उसे पहले ही गोद में उठा लिया और शावर ऑन कर दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में भीग रहे थे।
और अंकशाश जी भर के अस्मिता को प्यार कर रहा था। शाम के समय संगीत का फंक्शन था। संगीत में सभी लोग जहां संगीत सेरेमनी होने वाली थी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो होस्ट सभी का वेलकम करते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन, मैं हूं रौनक और आज की शाम में मैं सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले स्वागत है उन जोड़े का इस संगीत फंक्शन में और मैं सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाना चाहूंगा आज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को, वैदेही और शुभम की जोड़ी को। सबसे पहले वैदेही और शुभम ने अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आए। उनका डांस सॉन्ग था धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, आ नींद का सौदा करें। एक ख्वाब दें, एक ख्वाब लें, एक ख्वाब तो आंखों में है। एक चांद के तकिए तले कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। बोलना हल्के, उम्रें लगी कहते हुए दो लफ्ज थे, एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी, कैसा लगे जो चुपचाप दोनों हो पल पल में पूरी सदियां बिताएं। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। ओ घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। उनका डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ तो होस्ट रौनक जोरदार आवाज में माइक पर बोले, रौनक, वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस, मुझे तो लगता है इन दोनों की जोड़ी को सचमुच ही भगवान ने बनाया है। तो जोरदार स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो कि है मिस्टर अक्षांश और अस्मिता की। अंकशाश और अस्मिता का डांस सॉन्ग आबरा का डाबरा, मोरा सांवरा है बाबरा। धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा, बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए। कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए, काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयानना। मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा। मचा दे हंगामा, लड़ाए जो नजरिया, जुलम हुई गवाहा। तेरे हैं दीवाने, तू माने या ना माने, अरे सुन रे गुजरिया। बलम हुई गवा, करो जी ना हल्ला, है देखे मुहल्ला, मिले क्या तमाशा दिखा के। थमा दो जी बल्ला, ना समझो निठला, मुझे प्यारी भाषा सिखा के। काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयानना, मैं तेरी गुजरिया। ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा, आबरा का डाबरा। रौनक, वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस, तालियां बजती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो की है मिसेज रुद्रागी और रुद्रांश की। रुद्रांश और रुद्रागी का डांस सॉन्ग हुआ चारों ओर शहनाई शोर। तू मेरी ओरे चल निकला, चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर। कर मेरी भोर अब मुख दिखला, रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। रौनके तुम ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार छुफेरा। कौन तेरे बिन मेरा हो, ओ कौन तेरे बिन मेरा, हुआ चारों ओर शहनाई शोर। तू मेरी ओरे चल निकला, चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर। कर मेरी भोर अब मुख दिखला, तन थिरके थिरके मन बहके बहके। तेरा कह के खुद को मेरे दिल की बात जाने कायनात। तेरे दिल की खबर बस मुझको, -2 आना बातें, प्यार की लाना। आना थोड़ा, प्यार जताना, रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। हो, ओ कौन तेरे बिन मेरा, रंग बिखरा बिखरा सब निखरा निखरा। जाए जिधर जिधर ये नैना, मुझे खुद पे नाज हुआ पगला आज। रहा अपने हे बस, हूं मैं ना, -2 आना मुझे बस कर लेना। आना जा हंस कर लेना, रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। रौनके तुम ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार छुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा। हो, ओ कौन तेरे बिन मेरा, हुआ चारों ओर शहनाई शोर। तू मेरी ओरे चल निकला, चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर। कर मेरी भोर अब मुख दिखला। रौनक, वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस, तालियां बजती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो कि है दोनों माओं का, मतलब मिसेज रावत और मिसेज ओबराय का डांस। मेरी बन्नों की आएगी बारात के अरोल बजाओ जी, मेरी लाडो की आएगी बारात।
कैरोल बजाओ जी, आज नाचूंगी मैं सारी रात, कैरोल बजाओ जी। मेरी बन्नों की आएगी बारात, कैरोल बजाओ जी, मेरी लाडो की आएगी बारात। कैरोल बजाओ जी, सजना के घर तू जाएगी याद हमें तेरी आएगी। सजना के घर तू जाएगी याद हमें तेरी आएगी, जाके पिया के देश में ना हमको भुलाने, आंख बाबुल तेरी क्यों बार आई, बेटियां तो होती है पराई। आंख बाबुल तेरी क्यों बार आई, बेटियां तो होती है पराई। अब रहेगी यह सैया जी के साथ, कैरोल बजाओ जी, मेरी बन्नों की आएगी बारात। कैरोल बजाओ जी, मेरी लाडो की आएगी बारात, कैरोल बजाओ जी। रौनक, वाओ अमेजिंग परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हल्दी और संगीत की रस्मों के बाद अब घड़ी थी शादी की। वो दोनों एक दूसरे में खोए जा रहे थे, तभी अस्मिता को होश आया तो वो बोली, अस्मिता, अंकशाश ये हमारी शादी नहीं है, चलो छोड़ो मुझे। अंकशाश ने उसकी कमर को और ज्यादा कसके खुद से सटाकर उसके कानों को अपने होठ से छूते हुए बोला, अक्षांश, आई नो बेबी हमारी शादी नहीं है, पर तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही हो कि मेरा कंट्रोल ही नहीं है। आई लव यू जान। ये बोलकर अंकशाश अस्मिता के माथे पर एक किस करा। अस्मिता बोली, आई लव यू हबी। अंकशाश बोला, आई लव यू टू जान। अस्मिता फिर बोली, अंकशाश अब छोड़िए मुझे, नहाना है नीचे, बहुत काम है। अंकशाश बोला, तो मैंने कब मना किया, चलो नहाते हैं। अस्मिता कुछ बोलती अंकशाश ने उसे पहले ही गोद में उठा लिया और शावर ऑन कर दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में भीग रहे थे और अंकशाश जी भर के अस्मिता को प्यार कर रहा था। शाम के समय संगीत का फंक्शन था। संगीत में सभी लोग जहां संगीत सेरेमनी होने वाली थी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो होस्ट सभी का वेलकम करते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन, मैं हूं रौनक और आज की शाम में मैं सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले स्वागत है उन जोड़े का इस संगीत फंक्शन में, और मैं सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाना चाहूंगा आज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को, वैदेही और शुभम की जोड़ी को। सबसे पहले वैदेही और शुभम ने अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आए। उनका डांस सॉन्ग था, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो हो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दें, एक ख्वाब लें, एक ख्वाब तो आंखों में है। एक चांद के तकिए तले, कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। बोलना हल्के, उम्रें लगी कहते हुए दो लफ्ज थे, एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी, कैसा लगे जो चुपचाप दोनों हो पल पल में पूरी सदियां बिताएं। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। ओ घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो हो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। उनका डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ तो होस्ट रौनक जोरदार आवाज में माइक पर बोले, रौनक, वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस, मुझे तो लगता है इन दोनों की जोड़ी को सचमुच ही भगवान ने बनाया है। तो जोरदार स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो कि है मिस्टर अक्षांश और अस्मिता की। अंकशाश और अस्मिता का डांस सॉन्ग, आबरा का डाबरा मोरा सांवरा है बावरा। धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा, बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए। कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए, काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयानना। मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा। मचा दे हंगामा, लड़ाए जो नजरिया, जुलम हुई गवाहां, तेरे हैं दीवाने, तू माने या ना माने। अरे सुन रे गुजरिया, बलम हुई गवाह, करो जीना हल्ला, है देखे मुहल्ला। मिले क्या तमाशा दिखा के, थमा दो जी बल्ला, ना समझो निथला। मुझे प्यारी भाषा सिखा के, काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयानना। मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा। आबरा का डाबरा। रौनक, वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस। तालियां बजती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो कि है मिसेज रुद्रागी और रुद्रांश की। रुद्रांश और रुद्रागी का डांस सॉन्ग, हुआ चारों ओर शहनाई शोर। तू मेरी ओरे चल निकला, चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर।
कर मेरी भोर अब मुख दिखला, रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। रौनके तुम ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार छुफेरा। कौन तेरे बिन मेरा हो, ओ कौन तेरे बिन मेरा, हुआ चारों ओर शहनाई शोर। तू मेरी ओरे चल निकला, चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर। कर मेरी भोर अब मुख दिखला, तन थिरके थिरके मन बहके बहके। तेरा कहके खुद को मेरे दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर बस मुझको -2। आना बातें प्यार की लाना आना थोड़ा, प्यार जताना रांझना हुआ मैं तेरा। कौन तेरे बिन मेरा हो, ओ कौन तेरे बिन मेरा, रंग बिखरा बिखरा सब निखरा निखरा। जाए जिधर जिधर ये नैना मुझे खुद पे नाज हुआ पगला आज। रहा अपने हे बस हूं मैं ना, -2 आना मुझे बस कर लेना। आना जा हंस कर लेना रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। रौनके तुम ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार छुफेरा कौन तेरे बिन मेरा। हो ओ कौन तेरे बिन मेरा, हुआ चारों ओर शहनाई शोर तू मेरी ओरे चल निकला। चढ़ी प्रेम लो ओ दिल के चोर कर मेरी भोर अब मुख दिखला। रौनक वाओ व्हाट आ परफॉर्मेंस, तालियां बजती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मेंस का, जो कि है दोनों माओ का, मतलब मिसेज रावत और मिसेज ओबराय का डांस। मेरी बन्नों की आएगी बारात के अरोल बजाओ जी, मेरी लाडो की आएगी बारात के अरोल बजाओ जी, आज नाचूंगी मैं सारी रात के अरोल बजाओ जी। मेरी बन्नों की आएगी बारात के अरोल बजाओ जी, मेरी लाडो की आएगी बारात के अरोल बजाओ जी। सजना के घर तू जाएगी याद हमें तेरी आएगी, सजना के घर तू जाएगी याद हमें तेरी आएगी, जाके पिया के देश में ना हमको भुलाने आंख बाबुल तेरी क्यों बार आई, बेटियां तो होती है पराई। आंख बाबुल तेरी क्यों बार आई, बेटियां तो होती है पराई। अब रहेगी यह सैया जी के साथ के अरोल बजाओ जी, मेरी बन्नों की आएगी बारात के अरोल बजाओ जी, मेरी लाडो की आएगी बारात के अरोल बजाओ जी। रौनक वाओ अमेजिंग परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हल्दी और संगीत की रस्मों के बाद अब घड़ी थी शादी की। वहीं दूसरी तरफ रश्मि ने कुछ सोचा था। उसने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर शुभ, हीर और आशी को किडनैप करने की प्लानिंग कर ली थी। उसे पता था रियांश और उसके परिवार से वो नहीं जीत सकती, इसलिए उसने बच्चों को मोहरा बनाकर वार करने की सोची। वहीं दूसरी तरफ रश्मि ने कुछ सोचा था। उसने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर शुभ, हीर और आशी को किडनैप करने की प्लानिंग कर ली थी। उसे पता था रियांश और उसके परिवार से वो नहीं जीत सकती, इसलिए उसने बच्चों को मोहरा बनाकर वार करने की सोची। शादी का दिन आ चुका था। घर में चारों तरफ तैयारियां हो रही थी, सभी लोग मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन रश्मि के कुछ आदमी घर के अंदर पहुंच चुके थे, जिनका मकसद बच्चों को किडनैप करना था। वही कुछ दिनों से रुद्रागी की तबीयत हल्की हल्की खराब हुई थी, इसलिए रिमझिम ने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। रिमझिम रुद्रागी से बोली, रिमझिम तुमसे कितनी बार कहा है रुद्रागी बेटा कि अभी काम मत करो, आराम कर लो थोड़ी देर। रुद्रागी बोली, नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिमझिम बोली, नहीं मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली। चलो जाओ अभी रूम में, थोड़ी देर आराम करो बेटा, रात को शादी है और तुम इतनी भागदौड़ करोगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। सो जाओ अभी थोड़ी देर, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। रिमझिम ने रुद्रगी को जबरदस्ती कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। वही एक कमरे में रियांश खिड़की से अपने सर को टीका कर कुछ सोच रहा था कि तभी वहां पर अक्षत आ गया। अक्षत ने जब रियांश को यूं खोया खोया देखा तो उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर बोला। अक्षत बोला, क्या हुआ, अभी भी उसे याद कर रहा है। रियांश बोला, कैसे याद नहीं करूं उसे, बहन है वो मेरी। अक्षत बोला, लेकिन तू जानता है ना, शुभम अब कभी यहां नहीं आने वाला है। रियांश एक फीकी हंसी हंसते हुए बोला, यही तो दुख है, शुभम लिली के कारण यहां आने से बंधा हुआ है। समझ में नहीं आता कि लिली कब समझेंगी वो हादसा बस एक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट में अगर उसने अपनी मां को इस हालत में पाया तो मैंने भी अपनी बहन को उस हालत में पाया था। उस एक्सीडेंट के बाद रिमझिम कभी दोबारा मां नहीं बन सकती थी, लावण्या कोमा में चले गई। मैंने अपना अजन्मा बच्चा खोया, लेकिन लिली को वो सब कुछ नहीं दिख रहा। लिली को बस दिखा तो उसकी मां का कोमा में जाना। इसका दुख है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि अपनों से ही मुंह मोड़ लिया जाए। तरस गया हूं उसके मुंह से मामा शब्द सुनने को। आज उसकी बहन की शादी है, अपने भाइयों की शादी में ना सकी, कोई बात नहीं, कम से कम अपनी बहन की शादी में तो आती। लेकिन नहीं, नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है उसकी आंखों पर कि हमारे रिश्ते सारे उलझ के रह गए हैं।
समझ नहीं आता कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। अक्षत बोला, भगवान सब देख रहा है, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा। रियांश बोला, मैं भी यह चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। छोड़, मैं भी क्या बात करने लगा, आज हमारी बेटी की शादी है, चलो बहुत सारी तैयारियां करनी है। इतना कहकर वो दोनों वहां से तैयारियां देखने चले गए। उनको जाते हुए रिमझिम देख चुकी थी। रिमझिम ने उन दोनों की बात सुन ली थी। उन बातों को सुनते ही वो पुरानी यादें उसके दिमाग में फिर से दोहराने लगी। जिन यादों को रिमझिम कभी याद नहीं करना चाहती थी, वह यादें एक बार फिर वापस आ गई। रिमझिम अपने आप से बोली, कब समझोगी लिली कि मेरे लिए तुम भी उतनी ही जरूरी हो जितने कि रुद्रांश, अक्षांश और वैदेही है। भगवान सब कुछ ठीक कर दीजिए, मेरे बिखरे हुए परिवार को मिला दीजिए। इतना सब बोलते बोलते अचानक से रिमझिम को याद आया कि आज उसकी बेटी की शादी है और वह क्या बात सोचने बैठ गई। रिमझिम ने अपने दिमाग से यह सारे ख्याल निकाले और सीधे वैदेही के कमरे में चली गई। वेडिंग नाइट, शादी की रात, सभी लोग होटल के अंदर पहुंच चुके थे। बारात आने वाली थी। शाम को सारी लड़कियां इधर उधर भाग गई होती हैं। किसी को चुन्नी लगाना होता है तो किसी को भी मेकअप करना था, किसी को ज्वेलरी पहननी होती है तो किसी और को अन्य काम होता है। रुद्रागी और रुद्रांश, अक्षांश और कनक सबसे पहले तैयार होकर पंडित जी के पास पहुंच गए थे। कनक उन्हें सारा सामान दे रही होती है। अंदर सब अपने में बिजी होते हैं। कनक, रिमझिम, रुद्रागी, वैदेही और अस्मिता को तैयार करने के लिए पार्लर वाली आई हुई थी। सभी लोग काफी खुश थे। इतने में ये पता चला कि बारात आ गई है तो दुल्हन की सहेलियां दौड़ते हुए एक दूसरे से बोली, अरे चलो चलो, बारात आ गई है। सारी की सारी लड़कियां चली जाती है और वैदेही कमरे कमरे में अकेले रहती है। वो मन ही मन में बहुत घबरा रही थी। ना जाने क्यों उनका जी मचल रहा था और ऊपर से उसने इतना भारी लहंगा पहना हुआ था। वैदेही और शुभम दोनों ही शादी कर चुके थे, लेकिन आज की घबराहट वैदेही को एक अलग सा महसूस करवा रही थी। वैदेही खिड़की के पास आई, वहां से सामने बारात का दृश्य दिख रहा था। शुभम बहुत खुश था। घोड़ी पर बैठा शुभम अपने बेटे शुभ के साथ दोनों खुशी से नाच रहे थे। बारात दरवाजे के सामने पहुंच जाती है। ढोल नगाड़ों की आवाज और तेज हो जाती है। बारात दरवाजे पर पहुंची तो कनक हाथों में आरती लिए शुभम से द्वार पूजा करवाती है। आज शुभम और शुभ दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे, पर अभी भी उसे अपनी दुल्हनों का इंतजार था। वही अक्षांश बेचारा तो सुबह से अस्मिता को ढूंढ रहा था, क्योंकि अस्मिता रुद्रागी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण सुबह सुबह ही शादी की तैयारियों में बिजी थी। मैसेज मेहता ने शुभम को मंडप में बैठा दिया और पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए बुला लिया। थोड़ी देर बाद रुद्रागी कमरे में आई और वैदेही को लेकर सीधे मंडप की ओर ले गई। वैदेही अपने लहंगा संभालते हुए मंडप की ओर आती है। जैसे ही वैदेही मंडप के पास पहुंचती है, शिवम की नजरें तो वैदेही पर टिकी टिकी रह जाती है। शुभम तो सारे होशो हवास खो बैठ के वैदेही को निहारने लगता है। तभी रिमझिम बोली, बेटा ऐसे देखते रहोगे या? वो कुछ बोलती उससे पहले सभी लोग उनको देखकर हंसते लगे। शुभम जेब गया। वैदेही को रुद्रागी ने मंडप में बैठाया और उसके बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी शुभम की मम्मी कहती है, अरे बच्चों जाओ, वो वरमाला का समय आ गया है। फिर सभी लोग मंडप में पहुंचते हैं और मुस्कुराते हुए रुद्रागी और अस्मिता वैदेही और शुभम को माला देते हैं और वह माला वैदेही को पहनाता है और वैदेही शुभम को। फिर वो वैदेही की मांग भरकर उसको मंगलसूत्र पहनाता है और 7 फेरे लेकर वो दोनों एक दूसरे से जन्म जन्मांतर का वचन लेते हैं। और फिर फेरे पूरे हो जाने के बाद पंडित जी कहते हैं, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, आप सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लो। शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ था जो मिसिंग था। शादी की चहल पहल में उन लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि घर में बच्चे मिसिंग है। विदाई का समय आ चुका था। ये वो घड़ी है जिसमें हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। विदाई समारोह संपन्न होने के बाद शुभम शुभ और वैदेही को लेकर अपने घर चला गया। घर सूना सूना हो चुका था। वैदेही और शुभ के बिना घर में खाली खाली सा लग रहा था कि तब भी अस्मिता बोली, माँ बच्चे घर पर ना हो तो घर कितना सुना सुना लगता है ना, लेकिन हम इस बात के लिए बहुत लकी है, हमारे घर में अभी 2 बच्चे हैं। तभी अक्षांश बोला, हाँ वह तो है, लेकिन दोनों के दोनों है कहाँ? अस्मिता बोली, हाँ हीर और आशी दोनों अभी तो यहीं खेल कर रहे थे, अभी तक तो यहीं थे, अचानक कहाँ गए? रुको मैं ढूंढती हूँ, यहीं कहीं होंगे बच्चे। इतना कहकर अस्मिता वहां से बच्चे ढूंढने चले गई। रश्मि ने अपनी चाल चल दी थी। बच्चे शादी वाले घर से गायब हो चुके थे, जिसके बारे में घर वालों को विदाई के बाद पता चला। वैदेही शुभम शुभ के साथ अपने ससुराल जा चुकी थी। अस्मिता नहीं पूरा हॉल और कमरा छान मारा,
वहीं रुद्रांश और अक्षांश ने भी होटल का एक एक कमरा छान मारा, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं था। रुद्रागी की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, लेकिन अचानक बच्चों का गायब होना सुनकर उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। वही अस्मिता अपने आप को संभालकर रुद्रागी को संभाल रही थी। वैदेही शुभम शुभ के साथ अपने ससुराल जा चुकी थी। अस्मिता ने ही पूरा हॉल और कमरा छान मारा। वही रुद्रांश और अक्षांश ने भी होटल का एक एक कमरा छान मारा, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं था। रुद्रागी की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, लेकिन अचानक बच्चों का गायब होने की होना सुनकर उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। वही अस्मिता अपने आप को संभालकर रुद्रागी को संभाल रही थी। रियांश ने पुलिस को फोन करना ठीक समझा। वो अक्षत से बोला। रियांश बोला, मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। रियांश के यूं बोलने से बाकी सभी घरवालों को ये बात सही लगी, इसलिए उन्होंने भी मंजूरी दे दी कि पुलिस कंप्लेन कराई जाए। पुलिस को फोन मिलाने के लिए रियांश ने जैसे ही फोन मिलाने के लिए फोन ऑन करा कि तभी अक्षत के फोन पर एक वीडियो किसी अननोन नंबर द्वारा भेजी गई। अचानक उस माहौल में यह वीडियो भेजा जाना अक्षत को अंदाजा हो गया था कि जरूर इस वीडियो में कुछ तो है। उसने रियांश को फोन करने से रोका। रियांश अक्षय द्वारा अचानक फोन रोकने से असमंजस में पड़ गया। रियांश बोला, क्या हुआ, तूने फोन करने को क्यों मना करा? अक्षत बोला, एक वीडियो आई हुई है, मुझे लगता है शायद बच्चों का किडनैप हो गया है, तो पहले हम एक बार वीडियो देख ले। वीडियो ऑन करते ही उसमें 2 बच्चों रोने की आवाज थी। जैसे ही सभी घरवालों ने वो आवाज सुनी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्रागी बोली, ये तो बच्चों की आवाज है। वो आवाज किसी के थप्पड़ मारने से बच्चों के रोने की थी। वीडियो में किसी के द्वारा 2 नाजुक से बच्चों को थप्पड़ मारता देख घर में सभी का खून खौल उठा। थप्पड़ मारने वाला शख्स अगर उनके सामने होता, शायद रियांश और अक्षत, तो उसकी जान ले लेते। कि तभी उस वीडियो में आगे एक औरत की बोलने की आवाज आई। जैसे ही सभी घरवालों ने आवाज सुनी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबके मुंह से एक ही शब्द निकला, रश्मि। इसका मतलब ये सब इस रश्मि का किया धरा है। लेकिन ये तो जेल में थी ना, रुद्रागी बोली। रुद्रागी के सवाल को सुनकर रुद्रांश बोला, पर ये तो जेल में थी, ये जेल से बाहर कैसे आए? उन सब के एक साथ बोलने से रियांश को सभी को सच बताना पड़ा। रियांश बोला, हाँ वो जेल में थी, लेकिन वो कल ही भाग निकली वहां से। क्या? सभी घरवालों ने चौंकते हुए कहा। रियांश बोला, हाँ उसी के लिए हमने शादी में सारी सिक्योरिटी टाइट रखी हुई थी, लेकिन समझ नहीं आता कि वो होटल के अंदर नहीं आए तो उसने बच्चों की किडनैपिंग करी कैसे? रुद्रांश बोला, छोटे पापा आप वीडियो दिखाएं तो आगे क्या बोल रही है, जरा देखो। रुद्रांश ने वो वीडियो देखी तो उसमें रश्मि बोली, क्या हुआ ओबरॉय साहब, चौंक गए ना? बोला था ना मैंने, मैं वापस आऊंगी और पूरे ओबरॉय खानदान और रावत खानदान से बदला लूंगी। आखिर तुम्हारे खानदान की तो बेटी है वैदेही, और ये दोनों भी। तुम एक काम करो, बनाए हम एक दिल करते हैं, मैं तुमको तुम्हारी दोनों पोतियां दे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे आपकी बेटी और दामाद का तलाक देखना है। बेशक उनकी शादी आज ही हुई है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन 2 चूजों को जिंदा देखना चाहते हैं, तुम्हारे पास मेरी यह डील मारने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास 6 घंटे का टाइम है। अपने बेटी और दामाद को डाइवोर्स के लिए कन्वेंस करो, नहीं तो मैं इन दोनों की लाश आपके घर जरूर पहुंचा दूंगी। और यह सोचने पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा कि मैंने इन बच्चों को किडनैप कैसे करा। चलो ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मैं ही बता देती हूँ तुम सबको। मुझे इतना पता चल चुका था कि तुम शादी राजस्थान करवा रहे हो। राजस्थान के किस होटल में करवा रहे हो ये पता लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल था, इसलिए मैंने अपने पापा के चचेरे भाई जो राजस्थान में है और अपनी बहन नताशा के साथ मिलकर यह काम किया। मेरे चाचा जी ने ही उस रिजॉर्ट के बारे में पता लगवाया जहां तुम शादी करवा मुका रहे थे। उसके बाद मेरे चाचा ने कुछ गुंडे अरेंज कर दिए थे। रिजॉर्ट में काम करने वाले कुछ आदमी लोगों ने ही आपकी दोनों पोतियों का किडनैप करा है, पर अब कोई फायदा नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे आदमी जो भी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे होटल छोड़ के भाग चुके हैं। जाइए जाइए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी अपनी बेटी और दामाद को भी तो कन्वेंस करना है आपने। और हाँ, एक और बात ध्यान रखेगा, पुलिस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, वरना दोनों का गला दबाकर इन्हें मारने में मुझे जरा भी रहम नहीं आएगा। आए बात समझ में? वैसे भी राजस्थान के हुकुम साहब आपके दोस्त हैं, तो देखते हैं वो आपकी कितनी मदद करते हैं, क्योंकि बच्चे तो यहाँ से बहुत दूर है। 6 घंटे हैं आपके पास। अभी सुबह के 6 बजे बज रहे हैं और मुझे 12 बजे तक डाइवोर्स पेपर रेडी चाहिए। मैं बताऊंगी कि डाइवोर्स पेपर मुझे कब और कैसे सेंड करना है, और ऑफिशियली तुम यह अनाउंसमेंट करोगे कि आपकी कंपनी में मैं 30% की मालकिन होगी। और हाँ, 12 करोड़ रुपए तैयार रखना।
इसे फिरौती की रकम समझ लीजिए या फिर अपनी पोतियों की जान की एक छोटी सी कीमत। बाय। इतना सुनते ही सभी घरवालों को मानो एक झटका लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि रश्मि इस हद तक गिर जाएगी। तभी रुद्रागी बोली, अब क्या करेंगे पापा? रियांश बोला, मैं उसे सब देने को तैयार हूँ, प्रॉपर्टी और 12 करोड़ रुपए भी, लेकिन वैदेही और शुभम का डाइवोर्स समझ नहीं करा रहा, अब की क्या करे? अभी अभी जिस बेटी का कन्यादान किया था, एक पल में अपनी बेटी का घर कैसे तबाह कर दूं? रिमझिम बोली, रियांश कुछ तो सोचो, कोई तो रास्ता होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें हमारी बच्चियां घर वापस चाहिए। हालत देखिए अस्मिता और रुद्रागी की। अक्षत। रियांश रिमझिम से बोला, चिंता मत करो, बच्चे घर वापस आएंगे। हम बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। रियांश यार तू एक काम कर, शिव को अभी फोन लगा और पता कर शिव और उसकी फैमिली कहाँ है अभी। रियांश बोला, शिव की फैमिली तो अभी ट्रिप गई हुई है, सभी बच्चे उस ट्रिप पर हैं और शिव भी सिद्धि भाभी के साथ लंदन एक सेमिनार अटेंड करने गया है, आज आने वाला है। इस समय वो फ्लाइट में हो शायद। अक्षत बोला, ठीक है, पर एक बार फिर भी कंफर्म कर कि वो कितने बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा। हमसे ज्यादा शिव इस जगह के बारे में जानता है। रियांश बोला, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ उससे बात करने की, अगर वो समय फ्लाइट में नहीं होगा तो मेरी बात हो जाएगी। इतना कहकर रियांश वहां से थोड़ा दूर जाकर शिव को फोन करने लगा। दूसरी तरफ लंदन में इस समय वहां रात हो रही थी। अचानक अपने फोन पर रियांश का कॉल देख शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यूं मुस्कुराते देख शिव से सिद्धि बोली। सभी घरवालों से राय परामर्श करने के बाद सभी ने ये डिसाइड किया कि यहाँ के हालातों के बारे में शिव को सब कुछ सच सच बता दिया जाए, इसलिए रियांश वहां से थोड़ा दूर जाकर शिव को फोन करने लगा। दूसरी तरफ लंदन में इस समय वहां रात हो रही थी। अचानक अपने फोन पर रियांश का कॉल देख शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यूं मुस्कुराते देख सिद्धि बोली, क्या बात है, किसकी कॉल है जो मंद मंद मुस्कान छाई हुई है तुम्हारे होठों पर? शिव बोला, अरे जानेमन देखो, सुबह तुम बात कर रही थी ना कि हमें सेमिनार अटेंड नहीं करना था, हमने शादी मिस कर दी करके, यहाँ देखो रियांश का कॉल है। सिद्धि बोली, हाँ तो बात करो ना और पूछो कैसी रही वैदेही की शादी। यहाँ से निकलते हैं, हम उनके घर जाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पहले बात तो कर लूं। शिव ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से रियांश बोला, हेलो। शिव बोला, हेलो मेरे भाई, कैसा है और शादी कैसी रही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रियांश बोला, शादी तो अच्छे से हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। उसके यूं बोलते ही शिव का फेस सख्त हो गया, बहुत ही सीरियस मूड में बोला। शिव बोला, आई क्या बात हो गई? रियांश बोला, बच्चे किडनैप हो गए हैं। शिव बोला, क्या? उसके अचानक क्या बोलने से सिद्धि जो अपने कपड़े पैक कर रही थी चौंकते हुए शिव के पास आई। वो समझ गई थी जरूर कुछ तो बात हुई है। रियांश बोला, शादी में सब कुछ ठीक रहा, शादी भी हो गई, हमें तो बाद में पता चला कि बच्चे गायब हैं। इतना बोलकर रियांश ने सारी घटना शिव बता दी कि कैसे बच्चे किडनैप हुए और उसके बाद अक्षत के फोन में एक वीडियो आए जिसमें रश्मि की क्या क्या डिमांड थी। शिव बोला, हम 1 घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं शायद 2-3 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। रियांश बोला, ठीक है तू जल्दी आ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी सारी बातें मानूं या नहीं। शिव बोला, एक काम कर तू, वो जैसा बोल रही है सब कर दे, अनाउंसमेंट भी कर दे, रुपए भी तैयार है, और वैदेही और शुभम को सारी सच्चाई बता दे, और हाँ उनका असलियत में डिवोर्स मत कराना। शिव के यूं बोलने से रियांश शिव से बोला, हाँ इतना मुझे भी पता है कि उनका डिवोर्स सच में नहीं कराना है, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि यह सब इतनी जल्दी होगा कैसे। शिव बोला, तू टेंशन मत ले, आधे घंटे के अंदर अंदर महल से मेरा वकील वहां पहुंच जाएगा, वो तुझे सारी चीजें बता देगा कि क्या कब और कैसे करना है। बस 2-2.5 घंटे की बात है, उसके बाद हम सब संभाल लेंगे। मैं निकल रहा हूं यहाँ से, तू वहां सभी लोगों को संभाल, ठीक है? रियांश बोला, ठीक है। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वही घरवाले परेशान थे। रियांश ने फोन कट करा और सीधे अक्षय के पास गया और अक्षय से बोला, रियांश मेरी शिव से बात हो गई है, वो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएगा और आधे घंटे में लॉया आने वाला है। यूं बोलकर रियांश ने शिव के साथ हुई उनकी सारी बातें सभी घरवालों को बता दी। रुद्रांश बोला, पर पापा वैदेही को कैसे बोलेंगे? कनक बोली, बताना तो पड़ेगा, मैं और तुम्हारे छोटे पापा पहले वैदेही और शुभन को पग फेरे की रस्म के लिए यहाँ के आते हैं, उसके बाद उन्हें सारी सच्चाई बताएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।